जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 होगा। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं थोड़ा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। और भाग पूछे तो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक वर्णित है। देखिए अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। दोस्तों ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अनुच्छेद 53 देखिए क्या कहता है कि संघ और कार्यपालिका की शक्ति की चर्चा। इसमें संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। इसमें कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है, जिसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। और आपका विधान परिषद का इसमें सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान गुप्त होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है। तो इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला अनुच्छेद में चर्चा है। अनुच्छेद 56 का कहता है कि राष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल का चर्चा है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष तक बने रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का चर्चा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की चर्चा है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है वह दोबारा चुनाव के लिए पात्र होगा। तो पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में चर्चा है। लेकिन आज तक केवल एक ही राष्ट्रपति 2 बार चुनाव जीते हैं और 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में चर्चा है। अगर आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है पकानी कोका दुयोदशम। आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक आप लोग ये बैठाते रहिएगा, 52, 53 ऐसे करके एक पद, कार्यकाल, निर्वाचन, आप लोग इस तरह से शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उससे पहले और कुछ तथ्य देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में कहता है कि राष्ट्रपति पद की लिए शर्त, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और न ही लाभ का पद धारण करेगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ याद रखिएगा अनुच्छेद 60 में है। और इनका शपथ कौन दिलाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और या उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति के संसद, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद में रिक्त भरने के लिए चुनाव की चर्चा है। तो आप लोग ने राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद देख लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति का किस भाग में चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अब निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1956। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। शुरुआत में इसे आयोग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 1994 में एक निगम लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। तो आप लोग की स्थापना वर्ष ही पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। योजना आयोग की प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। उपरोक्त में कौन सा सत्य कथन है बताना है। तो योजना आयोग के बारे में आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, न कि 1952 में, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। कथन 2 देखिए क्या कहता था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कथन में था कि राष्ट्रपति होते हैं। ये भी कथन दूसरा गलत हो गया। और इसका पहला अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये पूछेगा कि इसकी प्रकृति क्या है। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। तो आप लोग याद रखिएगा, यह गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग का काम था कि 5 वर्षीय योजना का तैयार करना, 5 ईयर प्लान्स को। अब इसकी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद अली। आइए इसके बारे में देखते हैं कि द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी महान मुक्काबाज मोहम्मद अली की आत्मकथा है, जो 1975 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा कि मोहम्मद अली किससे संबंधित है। तो यह मुक्केबाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2019 में जारी 20 रुपये के नए सिक्कों का कुल वजन कितना है। बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये तो फैक्ट हो गया। तो आइए इसके देखते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8.54 ग्राम। भारत सरकार ने 2019 में 20 रुपये का नया सिक्का पेश किया था। इसका कुल वजन 8.54 ग्राम था। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट बैंक
ऑफ मसूरी भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था? बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर भारतीय स्टेट बैंक में किस वर्ष विलय हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2017 ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसका विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। बड़े विलयों का हिस्सा के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह केवल अकेले बैंक का विलय नहीं था। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एक साथ एसबीआई में विलय किया गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 सहयोगी बैंक थे। पहला था कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये 5 बैंक एक साथ 2017 में विलय हुए। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। स्टील यानी इस्पात के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? तो बताइए कि दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप लोग एल्युमिनियम के बताइएगा कि अयस्क कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि मेगास्थनीज किसका राजदूत है? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेगास्थनीज का सेलुकस निकेटर के राजदूत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं कि यह यूनानी शासक सेलुकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। उसे सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि सेलुकस ने किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए कि क्या था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, मेगास्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रीज के लिए। आप लोग आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज वह रेखा होती है जो स्टंप के सामने और समानांतर खींची जाती है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है? किसे हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर जो खेल से संबंधित है। तो देखिए, क्रिकेट बॉलर क्रिकेट में गेंदबाजी करते समय गेंदबाज को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती। ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉलर को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी विकेट कीपर हेलमेट पहनते हैं, बेसबॉल कैचर भी पहनते हैं, गोलकीपर भी पहनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आया हुआ है कि लक्षद्वीप समूह किस महासागर या सागर में स्थित है? बताइए आप लोग कि लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरब सागर में दोस्तों। आइए लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में देखते हैं कि यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लगभग 200 और 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल भित्ति यानी एटोल से बना हुआ द्वीप समूह है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिनमें केवल 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी रहती है। लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो कवारत्ती होती है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? बताइए दोस्तों कि महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक।
आइए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि महामस्तकाभिज अगर धर्म पूछे तो जैन धर्म से संबंधित है। यह कर्नाटक के हासन जिले में स्वर्णबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव भगवान गुप्तेश्वर बाहुबली के 57 फीट ऊंची प्रतिमा के अभिषेक के लिए मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर से बनी प्रतिमाओं में से एक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन को दोबारा या द्वितीय चरण शुरू किया गया था। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी मार्च के साथ हुई थी। हालांकि 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था ताकि गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। दोबारा शुरुआत के बारे में देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के विफल होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीति जारी रखने के कारण गांधी जी ने जनवरी 1932 में भारत लौटते ही इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है। आया हुआ था कि ISS 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 चक्कर। ISS हर 24 घंटे में पृथ्वी के लगभग 15.5 से 16 चक्कर लगाता है। आप लोग बताइएगा कि चंद्रमा का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। कमेंट करके आप लोग जरूर दोस्तों बताइएगा कि चंद्रमा का पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। अगस्त 2025 तक के आंकड़े के अनुसार भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितने लाख से अधिक हो गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 14.5 लाख। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आया हुआ था कि उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी के किनारे यानी ऋषिकेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। तीसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। और चौथा महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आया हुआ था कि लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर कि लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शाहजहां ने। आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण 1641-42 ईस्वी के दौरान मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसकी ऐतिहासिक और कलात्मक सुंदरता के कारण 1981 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है दोस्तों। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां के पिता जहांगीर ने कराया था, इसलिए अक्सर इन दोनों के बीच भ्रम होता है। ये भी विषय फैक्ट याद रखिएगा। अगर श्रीनगर में पूछे तो जहांगीर ने और लाहौर में पूछे तो शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में किसके माध्यम से आता है। बताइए इसका राइट आंसर कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त है तो यह शुद्ध रक्त के बारे में चर्चा हो रहा है। हृदय के बाएं अलिंद में किसके माध्यम से आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, फुसफुस शिरा। आइए इसके बारे में देखते हैं कि यह शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जो
ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाती है। यह फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन लेकर रक्त के हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाती है। और फुफ्फुस धमनी इसके ठीक विपरीत होती है, यानी वो अशुद्ध यानी CO2 रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि दमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑप्शन ए, समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं प्रमुख तत्व कि 1869 में अपने आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे। मेंडलीव के तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। उनका मानना है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को बेस मानते हुए उनके आवर्त फलन के अनुसार सजाया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोसले द्वारा निर्मित नए परमाणु मॉडल किस आधार पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जब कच्चे माल को संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कच्चे माल को प्रोसेस करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र में जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कच्चा माल को उत्पाद में बदलने का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निर्माण या विनिर्माण, यानी कि द्वितीयक सेक्टर होता है। द्वितीयक सेक्टर में कारखाना, निर्माण ये सब संबंधित है। सेवा सेक्टर में बैंक, नौकरी, रेलवे ये सब से संबंधित है। और प्राथमिक सेक्टर में कृषि और कृषि से हो रहे जो पशुपालन या खनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उस व्यक्ति का विचारधारा को क्या कहा जाता है जो यह मानता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। बताइए उसे क्या कहा जाता है, उसका एक शब्द बताना। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सर्व ईश्वरवादी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिए गए वाक्यांश गिव अप, यानी इसका हिंदी त्याग देना, हार मान लेना का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द यानी एंटोनिम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जारी रखना, बनाए रखना। दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में हाइजीन स्वच्छता की सही वर्तनी चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हाइजीन, HYGIENE। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिए गए शब्द डिस्प्रेस, इसका हिंदी होता है बिखेरना या फैलना। तो सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा बिखेरना या फैलना का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिखेरना का सही विलोम होता है इकट्ठा करना, यानी इंग्लिश में गैदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि सही शब्द युग्म का चयन करना था। माई फ्रेंड्स लिव्स इन लंदन, आई सॉ अ इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरन देखा और मेरा प्यारा मित्र लंदन में रखता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही युग्म होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये समानार्थक है, डियर किसमें होता है और डियर किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डियर माने प्रिय और डियर माने हिरन होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आया था कि रक्त का थक्का ब्लड क्लोट बनाने में सहायक रक्त कोशिका कौन सी होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स। यह रक्त थक्का जन्मने में मदद करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह किस विटामिन से ज़्यादा सक्रिय होता है। और आरबीसी का आप लोग कार्य बताइएगा, डब्ल्यूबीसी का भी कार्य बताइएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर आधारित जीडीपी से साधन लागत पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? यानी जीडीपी बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। उससे पहले हम लोग इसके तथ्य के बारे में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी दो तरह से मापा जाता है, एक मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर और दूसरा फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर। अंतर देखिए क्या होता है कि मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिस पर वस्तु बाजार में बेची जाती है। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी घटा दी जाती है। यानी सीधी साधा मतलब है कि कोई वस्तु अगर बेची जाती है तो उसका मार्केट प्राइस हुआ, उसमें जो टैक्स लगता है उसको शामिल किया जाता है और जो सब्सिडी मान लीजिए सरकार देती है उसे घटा दी जाती है। दूसरा देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट, यह उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी की वास्तविक लागत होती है, इसमें कर को शामिल नहीं होते हैं। देखिए बाजार मूल्य में कर शामिल किया जाता था लेकिन साधन लागत में कर शामिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए देखिए नेट अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ कि एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। याद रखिएगा यह फॉर्मूला कि अप्रत्यक्ष कर माइनस जो सब्सिडी मिल रहा है उसको घटाया जाता है। सूत्र कुछ और देख लीजिए कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये भी आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिए गए शब्द डिप्रेस्ड उदास या दुखी का सबसे विलोम शब्द क्या है? बताइए कि उदास का सबसे विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हंसमुख या प्रसन्न, इंग्लिश में चीयरफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि समान मृत्यु दर की गणना प्रति व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति 1000 व्यक्ति पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में जुबिलिएंट यानी उल्लासित या अत्यधिक प्रश्न की सही वर्तनी चुनना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1772 की नई न्याय प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे? कि कौन से जिला में आपको 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे, इसका आंसर बताना है। हम देखिए इसके बारे में आइए जानते हैं कि 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने प्रशासन में सुधार के लिए एक नई न्यायिक योजना पेश की थी। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। प्रत्येक जिले में 2 अदालत अनिवार्य थी, जैसे पहला दीवानी अदालत और दूसरा फौजदारी अदालत। इसके बारे में समझते हैं। एक है सिविल कोर्ट, आप लोग भी नाम सुनते होंगे। यह संपत्ति, शादी और व्यापार जैसे नागरिक मामलों की सुनवाई करती थी। इसका मुखिया जिला कलेक्टर होता था। और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत। यह चोरी, हत्या, मारपीट जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी। यह अदालत एक काजी और मुफ्ती के अधीन होती थी। तो आप लोग जैसे इसका राइट आंसर देख लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखे। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही आंसर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला
नेक्स्ट हम 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का वीडियो लाएंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।